नमस्कार दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आरआरबी एएलपी सिविल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों वो हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पीडीएफ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर टोटल 36 चैप्टर्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 29 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जो है मैंने पार्ट 1 का वीडियो आपको मैंने अपलोड कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर, तो आप जाइए पार्ट 2 का वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मात्र 25 रुपये में आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9889792600 पर आप मैसेज करिएगा व्हाट्सअप पे। ठीक है, मैं आपको वहीं पे सेंड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ तक जो है इस मतलब जो है ये सब मैंने आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हमें जो शुरू करना है, हमको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ तक मैंने आपको छोड़ देता है यहाँ तक। ठीक है ना, तो आइए अब यहाँ से हम आगे शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको जो है बताया जाएगा और आपको याद भी करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो अर्धचालक होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है निज अर्धचालक जिसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक जिसे हम क्या कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। दोस्तों जो शुद्ध अर्धचालक होता है ना, शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होता है उसी को हम निज अर्धचालक बोलते हैं, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें अशुद्धि मिला दिया जाता है तो उसको हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का बनाया जाता है, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है ना, पी टाइप और एन टाइप बनाया जाता है। ठीक है ना, उसमें अशुद्धि मिलाने के अनुसार जैसे जिस प्रकार से उसमें अशुद्धि मिलाएंगे वो उस प्रकार का वो बन जाएगा, या तो पी टाइप का बनेगा या तो एन टाइप का बनेगा। ठीक तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में क्या दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो निज अर्धचालक वह होते हैं जिनमें केवल मूल पदार्थ जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन के ही परमाणु हों, अर्थात शुद्ध अर्धचालक को निज अर्धचालक कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया था पहले ही। ठीक है ना, और दोस्तों बाह्य अर्धचालक में देख लीजिए, एक शुद्ध अर्धचालक में यदि डोपिंग कर दी जाए तो बाह्य अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है, यदि डोपिंग यानी कि कोई अशुद्धि मिला दिया जाए, उसमें कुछ मिला जाए तो उसी को कुछ मिलाना, यानी जर्मेनियम या सिलिकॉन में कुछ मिलाना, ये क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। ठीक है, देखो दोस्तों परम शून्य ताप पर यानी कि 0 केल्विन पर अर्धचालक जो है वो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, कुचालक यानी कि अचालक भी कह सकते हैं जिसमें कि कोई जो है करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है ना, और दोस्तों आइए माने देखिए निज अर्धचालक में आवेश वाहक जो है वो इलेक्ट्रॉन व होल दोनों समान होते हैं। ठीक है ना, यानी कि निज अर्धचालक में जो है इंट्रिंसिक अर्धचालक में क्या होता है कि आवेश वाहक जो होते हैं, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन और जो वीवर होल को क्या कहते हैं, वीवर कहते हैं, दोनों समान होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों बाह्य अर्धचालक में तो यदि डोपिंग कर देते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक बन जाता है, बाह्य बन जाता है। ताप बढ़ाने पर बाह्य अर्धचालक की चालकता कम हो जाती है, ताप बढ़ाने पर बाह्य अर्धचालक की चालकता कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आइए देखिए जो बाह्य अर्धचालक है, जो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक वो दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप कैसे बनता है, यदि किसी जो है हम किसी शुद्ध अर्धचालक में तृतीय ग्रुप के तत्व यानी कि जैसे कि एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम, इंडियम को हम अशुद्धि के रूप में मिलाएं तो पी टाइप अर्धचालक हमको प्राप्त मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि किसी शुद्ध अर्धचालक में अगर हम तृतीय ग्रुप के तत्व यानी कि ट्राईवैलेंट कुछ मटेरियल मिला लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वो पी टाइप अर्धचालक बन जाएगा। ट्राईवैलेंट में कौन कौन से आते हैं, एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम, इंडियम। ठीक है, और दोस्तों तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाई जाती है तो स्वीकारक अशुद्धि कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्टर अशुद्धि कहलाती है। यानी कि अगर ट्राईवैलेंट जो है तीन संयोजी वाली इलेक्ट्रॉन वाली अगर अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या बनता है, क्या कहलाता है, वो एक्सेप्टर अशुद्धि कहलाती है, एक्सेप्टर। ठीक है ना, देखिए एक पी टाइप अर्धचालक में वीवर यानी कि होल बहुसंख्यक वाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। यानी कि अगर पी टाइप अर्धचालक है तो उसमें होल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। ठीक है, देखिए अब देखते हैं एन टाइप में। इसमें कहता है कि यदि हम किसी शुद्ध अर्धचालक में पांचवें ग्रुप के तत्व जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस को अशुद्धि ग्रुप में मिलाएं तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डोनर अशुद्धि यानी कि दाता अशुद्धि कहलाती है। ठीक है ना, अगर 3 संयोजन मिलाएंगे तो एक्सेप्टर और अगर 5 संयोजन मिलाएंगे तो डोनर कहलाएगी। एक एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुसंख्यक वाहक तथा विवर जो है वो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। ठीक है ना, यानी कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं और पी टाइप में होल्स जो है वो बहुसंख्यक वाहक होते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप देखते हैं क्या होता है, फर्मी लेवल क्या होता है। ठीक है ना, फर्मी सतह या फर्मी लेवल क्या होता है, तो फर्मी सतह किसी पदार्थ के ऊर्जा बैंड उस ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है। क्या करता है, जो फर्मी लेवल है वो किसी पदार्थ के ऊर्जा बैंड के उस ऊर्जा स्तर को जो उस ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है जिसकी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाने की प्रायिकता या संभावना 50% होती है।
निज तथा बाह्य अर्धचालक में फर्मी लेवल जो है वो निज अर्धचालक में फर्मी लेवल, यानी कि आप उसका मतलब ये देख सकते हैं यहाँ से, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना, मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि ये वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि फर्मी लेवल EF का बराबर होता है EC प्लस EV/2। इसी क्या है, ये कंडक्शन का ई, अगर ई हम कहें फर्मी लेवल है, ठीक है ना, तो EF यानी कि फर्मी लेवल, ठीक है, बराबर जो है कंडक्शन का लेवल प्लस जो है ये बैलेंस का लेवल बाई 2 होता है, माइनस, फिर माइनस करेंगे माइनस KT/2, ठीक है ना, log n NC/NV। बाह्य ये निज अर्धचालक में फर्मी लेवल का फार्मूला है। और ये वाला जो है, ठीक है, बाह्य अर्धचालक में फर्मी लेवल, बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का होता है, N टाइप और P टाइप। तो N टाइप में अर्धचालक में फर्मी जो सतह का फार्मूला होता है ये होता है, और P टाइप में ये होता है। यहाँ से नहीं पूछेगा दोस्तों, ठीक है ना, उतना ज़्यादा यहाँ से ना डिप नहीं आता है, ठीक है ना। ये फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये भी नहीं पूछा दोस्तों। जो आपको मैं जो इंपॉर्टेंट होगा केवल वही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, FE बराबर है 1/1 प्लस ई के पावर जो है E-EF/KT, ठीक है ना। के क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक है, जिसका वैल्यू होता है, इसको याद रखिएगा, वैल्यू 1.38 × 10⁻³ जूल प्रति केल्विन, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये जो बना है, इसको फिगर बनाया गया है शुद्ध अर्धचालक। ये शुद्ध अर्धचालक का फिगर है, उसको देख लीजिए कैसा होता है। नीचे हो जाए तो नीचे जो एक संयोजी बैंड होता है, ऊपर चालन बैंड होता है, ठीक है ना, और बीच में जो एनर्जी गैप होता है EG। और ये जो इसके बाद में है N टाइप अर्धचालक है, ठीक है ना। उसके बाद ये P टाइप अर्धचालक का फिगर है, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है दोस्तों, इसमें आपको देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक में फर्मी सतह ऊर्जा गैप के मध्य में होती है। जो फर्मी सतह ऊर्जा गैप होता है ना, मतलब जो फर्मी सतह होता है वो ऊर्जा गैप के मध्य में होता है। यहाँ पर आप देखिए ये जो आपको बीच में जो लाइन दिख रहा है ना, EF वाला जो बीच में ये लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है ना, ये देखिए दोनों के बीच में है, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बिल्कुल जो है बीच में है ना, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए ये वाला देखिए, ये दोस्तों किस N टाइप अर्धचालक बताता है, N टाइप, ठीक है ना। इसमें दोस्तों आपको जो आपको फर्मी लेवल दिख रहा होगा, ये देखिए चालन बैंड के पास में दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा। देखिए N टाइप अर्धचालक में फर्मी सतह जो है चालन बैंड के निकट होता है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, चालन बैंड के समीप होता है, ठीक है ना। और ये वाला देखिए P टाइप में, इसमें आप कैसे समीप दिख रहे हैं, इसमें संयोजी बैंड के पास में दिख रहा है आपको फर्मी लेवल, ठीक है ना। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा चांस है कि यहाँ से ये पूछ सकता है, ठीक है ना। शुद्ध अर्धचालक में जो फर्मी लेवल होता है वो दोनों बैंडों के बीच में होता है। N टाइप में जो है N टाइप में जो फर्मी लेवल होता है वो चालन बैंड के पास में होता है, और P टाइप में जो है संयोजी बैंड के पास में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीनों पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये तीनों याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। वही बात लिखा है यहाँ पे कि P टाइप अर्धचालक में फर्मी सतह संयोजी बैंड के निकट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या, सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला है PN जंक्शन डायोड, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है, ठीक है ना, याद हो जाएगा बहुत अच्छा आसानी से आपको। तो PN संधि डायोड दोस्तों क्या होता है, यदि एक P टाइप तथा N टाइप पदार्थ को इस प्रकार जोड़ा जाए जिससे संधि पर एकल क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो तो PN जंक्शन डायोड बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो एरो वाला जो ट्रायंगल है उसको हम कहते हैं P, और जो फ्रेंड्स ये लाइन है उसको कहते हैं N। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और यहाँ पे जो A लिखा है इसका मतलब है एनोड, और जो यहाँ पे K लिखा है इसका मतलब कैथोड, ठीक है ना। तो एनोड कैथोड, और जो यहाँ पे ट्रायंगल है उसको P बोलते हैं और इसको N बोलते हैं, PN जंक्शन डायोड बोलते हैं। ये आपने जरूर देखा होगा दोस्तों को, इसको PN जंक्शन डायोड आपने देखा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए डिप्लीशन लेयर क्या होता है। डिप्लीशन लेयर यानी कि अवक्षय परत क्या होता है, यह PN संधि के पास इलेक्ट्रॉन एवं होल्स के पुनर्संयोजन के कारण उत्पन्न एक मुक्त आवेश रहित क्षेत्र होता है। याद रखिएगा, मुक्त आवेश रहित क्षेत्र होता है, इसे स्पेस चार्ज क्षेत्र भी कहते हैं। ग्राही यानी कि एक्सेप्टर तथा दाता यानी कि डोनर, यानी कि एक्सेप्टर तथा डोनर आयन के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बैरियर कहलाता है। क्या कहता है, ये एक लाइन का पूछ सकता है आपसे कि एक्सेप्टर और डोनर यानी कि ग्राही और तथा दाता के आयन के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, बैरियर कहलाता है। ग्राही तथा दाता आयन अचल आयन होते हैं, यानी कि इमोबाइल आयन होते हैं, यानी कि ग्राही तथा आयन जो दाता आयन है वो अचल होते हैं, यानी कि चलने वाले नहीं होते हैं, स्थिर होते हैं। सिलिकॉन के लिए बैरियर विभव का मान जो है 0.7 वोल्ट होता है तथा जर्मेनियम के लिए ये 0.3 वोल्ट होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसको कैसे याद कर सकते हैं हम, देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो G अक्षर है, G वो पहले आता है, ठीक है ना। उसका जो जर्मेनियम के लिए 0.3 भी पहले आता है, और सिलिकॉन जो यस है, सिलिकॉन यस है दोस्तों, यस से होता है तो वो बाद में आता है, तो 0.7 भी बाद में आता है। तो देखिए जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए बैरियर विभव 0.7 वोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
पीएन संधि का बायसिंग यानी कि बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, तो बायसिंग का अर्थ होता है क्या, पहले देखते हैं कि बायसिंग का अर्थ परिपथ को डीसी वोल्टता प्रदान करना होता है। बहुत ही सिंपल दोस्तों, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि बायसिंग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो बायसिंग का अर्थ होता है कि परिपथ को डीसी वोल्टता प्रदान करना होता है। बायसिंग दो प्रकार का होता है, एक होता है अग्र अभिनति यानी कि इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा होता है उत्क्रम अभिनति यानी कि रिवर्स बायसिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आइए देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। अग्र बायसिंग यानी कि इसमें क्या होता है, जो जैसे पीएन जंक्शन है ना, पीएन जंक्शन, तो जो उसमें पी होता है, इसमें पी सिरे को बैटरी के धनात्मक यानी कि पॉजिटिव सिरे जोड़ते हैं और जो एन सिरे को बैटरी के निगेटिव सिरे जोड़ते हैं। बस यही होता है फॉरवर्ड बायसिंग, अग्र अभिनति होता है। यानी कि जो पीएन जंक्शन है, पी एन है, जो पी है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, धनात्मक से जोड़ेंगे, और जो एन होता है उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो इसी को हम कहते हैं क्या, फॉरवर्ड बायसिंग या अग्र अभिनति कहते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये पीएन जंक्शन का बनाया गया फिगर है। ठीक है ना, ये जो पी क्षेत्र है, पी है, बीच में डिप्लीशन लेयर है और यहाँ पे एन है। तो यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हैं, जो बैटरी यहाँ पे लगाया गया है, जो ऊपर वाला बड़ा वाला होता है वो प्लस होता है। ठीक है ना, नीचे वाला माइनस होता है। तो उस देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला पी है, तो पी को जो है पॉजिटिव से जोड़ा गया है और जो नीचे वाला एन क्षेत्र है उसको जो है यहाँ पे निगेटिव से जोड़ा गया है। तो ये कौन सा बायसिंग हो गया, ये हो गया दोस्तों कौन सा आपका फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अगर बायस में डायोड का प्रतिरोध जो है बहुत ही कम लगभग होता है। ठीक है ना, अगर बायस में डायोड का प्रतिरोध बहुत कम लगभग होता है। ठीक है ना, तो डायोड प्रतिरोध आगे देखेंगे इसके बारे में। और ये वाला जो देखिए, ये जो है उत्क्रम यानी कि अभिनति, इसका मतलब इसमें क्या होता है, बस कोई कुछ नहीं होता है, बस उससे उल्टा होता है। जैसे पी एन होता है तो पी को हम निगेटिव जोड़ेंगे और जो एन है उसको हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है ना, देखिए जो आपको यहाँ देख सकते हैं कि पीएन जंक्शन के बीच में जो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर है, ठीक है, इसकी चौड़ाई यहाँ पर कम है फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, लेकिन वही दोस्तों रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, जब हम बैटरी, जब इसमें पी को हम निगेटिव जोड़ते हैं और जो एन को हम पॉजिटिव जोड़ते हैं, तब क्या जो डिप्लीशन लेयर होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि चौड़ाई से कितना बढ़ गई है ना फ्रेंड्स। चलिए, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए इस कंडीशन में क्या था कि जो प्रतिरोध था वो बहुत कम हो गया था। लेकिन इसमें क्या होता है, जब डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती है तो देखिए इसमें लिखा भी है, उत्क्रम अभिनति में डायोड प्रतिरोध बहुत अधिक में होता है, यानी इससे जो प्रतिरोध है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है ना, और देखिए उत्क्रम अभिनति में यानी कि रिवर्स बायसिंग में प्रवाहित धारा सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पियर तथा नैनो एम्पियर में होती है दोस्तों। देखते हैं उस बारे में। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम के लिए जो है माइक्रो एम्पियर में होता है, यानी कि सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पियर में होता है और जर्मेनियम के लिए माइक्रो एम्पियर में होता है। तो सब इन दोनों में अधिक किस में हुआ दोस्तों, तो बताइए किस में अधिक हुआ। देखिए सिलिकॉन में नैनो एम्पियर में और जर्मेनियम के लिए माइक्रो एम्पियर में। तो जर्मेनियम में जो बनने वाली धारा होती है वो थोड़ा सा अधिक होती है। ठीक है ना, उसमें नैनो एम्पियर था, इसमें माइक्रो एम्पियर है। ये 10⁻⁻ जो है माइक्रो एम्पियर 10⁻6 होता है और जो नैनो एम्पियर 10⁻9 होता है। ठीक है ना, इसमें देखिए ये वाला जो है, ये दोस्तों ये किसके लिए, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। इसमें जो प्रवाहित धारा है वो मिली एम्पियर के क्रम में होती है, 10⁻³ होता है मिली एम्पियर में। ठीक है ना, तो ये जो है, ठीक है, इसमें मिली एम्पियर में होती है। अगर बायसिंग में आरोपित वोल्टेज बैरियर का विरोध करती है तथा बैरियर के विपरीत होती है। ठीक है ना, दैनिक फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो आरोपित जो वोल्टेज होता है ना वो बैरियर का विरोध करता है, इसलिए बैरियर जो होता है वो छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है ना, और बैरियर के विपरीत होती है। ठीक है ना, और बैरियर की क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें क्या होता है, और देखिए इसमें जो प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर उत्क्रम धारा दोगुनी हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि अगर इसमें टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस पे जो रिवर्स करंट है ना वो दोगुनी हो जाती है। उत्क्रम अभिनति में रिवर्स बायसिंग में प्रवाहित होने वाली धारा को लीकेज धारा भी कहते हैं। अगर रिवर्स बायस में करंट फ्लो कर रहा है तो उस धारा को हम क्या कहेंगे, लीकेज करंट कहेंगे। लीकेज धारा केवल और केवल दोस्तों याद रखिएगा माइनॉरिटी कैरियर के कारण प्रवाहित होती है, यानी कि अल्पसंख्यक वाहक के कारण जो है वो प्रवाहित होती है धारा। ठीक है ना, चलिए ये वहाँ पर हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे। चलिए उत्क्रम भंजन यानी कि रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। उत्क्रम वोल्टेज के एक निश्चित मान पर धारा के तेजी से बढ़ जाने की प्रक्रिया को ब्रेकडाउन या भंजन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब हम रिवर्स वोल्टेज उसको जब अप्लाई करते हैं तो उसका एक ऐसा वैल्यू होता है ना जिस पर जो धारा है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसे बढ़ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन या भंजन कहते हैं। ठीक है ना, और जिस वोल्टेज पर यह घटना घटती है, जिस वोल्टेज पर यह घटना घटती है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है ना, तो जो उसका वैल्यू होता है कि इस वोल्टेज पर आकर जो है वो मतलब धारा बढ़ गई है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो वहाँ पर जो वोल्टेज का मान होगा उसी को ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ब्रेकडाउन या भंजन कहेंगे। प्रक्रिया को ब्रेकडाउन या भंजन कहेंगे, और जिस वोल्टेज के वैल्यू पर वो ये हैपन हुआ है, घटित हुआ है, उसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे। ठीक है,
अब देखिए अगला क्या है कि शिखर उत्क्रम वोल्टता यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज, या इसको शॉर्ट में कहते हैं PIV। PIV का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ जाता है, याद रखिएगा, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज डायोड की उत्क्रम अभिनति यानी कि रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज होती है जो संधि को बिना ब्रेक डाउन किए संधि पर आरोपित की जा सकती है। अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसका बहुत अधिक करंट फ्लो करने का वो खराब हो जाएगा। तो ये वो वोल्टेज होती है इनवर्स वोल्टेज की, यानी कि रिवर्स बायस में जो अधिकतम वोल्टेज होती है जो संधि को बिना ब्रेक डाउन किए संधि पर आरोपित की जा सकती है। ठीक है, यानी कि वो अच्छा खासा कंडीशन में वो काम करेगा। ठीक है, जंक्शन जो ब्रेकडाउन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है पहला जीनर ब्रेकडाउन और दूसरा होता है एवलांच ब्रेकडाउन होता है। ठीक है ना, पहला होता है जीनर ब्रेकडाउन और दूसरा है एवलांच ब्रेकडाउन। देखिए जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है दोस्तों, चलिए इसको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जीनर में क्या होता है कि अधिक डोपिंग से डिप्रेशन क्षेत्र बहुत पतला हो जाता है तथा उस पर विद्युत क्षेत्र अधिक बढ़ जाता है। उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण सहसंयोजी बंध भारी मात्रा में टूट जाते हैं जिससे जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। समझ रहे होंगे दोस्तों, अगर हम अधिक डोपिंग कर देंगे तो जो डिप्रेशन जो लेयर होगा वो पतला हो जाएगा और उस पर जो विद्युत क्षेत्र है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और अगर बढ़ गया तो जो उसका सहसंयोजी बंध होता है वो भारी मात्रा में टूटने लगेंगे जिससे क्या होगा, जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है और एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है कि अधिक उत्क्रम वोल्टता पर अल्पसंख्यक वाहक की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम जो रिवर्स वोल्टेज है उसको हम अधिक दे देंगे तो जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे उसकी जो वेलोसिटी है ना, जो गतिज ऊर्जा है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ जाएगी जिससे कि वो एक दूसरे से क्या करेंगे, सहसंयोजक बंधों के से टकराकर जो है वो इलेक्ट्रॉन होल्स के युग्म उत्पन्न करते हैं। टकराव के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल्स के युग्मों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है जिससे उच्च रिवर्स धारा प्रवाहित होती है। इसे हम क्या कहते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। ठीक है ना, और याद रखिएगा जो जीनर ब्रेकडाउन है दोस्तों यह अत्यंत कम रिवर्स वोल्टेज लगभग 6 वोल्ट से कम पर होने लगता है। ठीक है ना दोस्तों, और लेकिन जो ये वाला है ना एवलांच ब्रेकडाउन है ये 6 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ताप बढ़ने पर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान घटता है। ताप बढ़ने पर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान घटता है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, ताप बढ़ने से एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान बढ़ता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अगर जीनर ब्रेकडाउन है तो ताप बढ़ेगा तो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान घटेगा, लेकिन इसमें ताप बढ़ने से एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान बढ़ेगा। ठीक है ना, जीनर ब्रेकडाउन ऐसे डायोड में होता है जिनके यन तथा पी क्षेत्र की डोपिंग बहुत उच्च होती है। शुरू में इसमें बताया गया था कि अधिक डोपिंग से डिप्रेशन क्षेत्र जो बहुत पतला हो जाता है। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा कि जीनर ब्रेकडाउन जो है ऐसे डायोड में होता है जिनके यन तथा पी क्षेत्र की डोपिंग बहुत उच्च होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक हमने देखा। ठीक है, अब देखते हैं कितना और बचा है, ज़्यादा हमको नहीं देखना है, बस लगता है ख़त्म ही होने वाला। अभी तो इसमें तो बचा ही है, इतना ज़्यादा तो इधर इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसका फिगर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमको आगे देखना है, कहाँ से, यहाँ से देखना है ये वाला डायोड का धारा वोल्टेज समीकरण। ठीक है ना, बस फ्रेंड्स आप इसका बस धारा वोल्टेज का समीकरण याद रखिएगा, I बराबर I नॉट। ठीक है, E के पावर QV अपान NKT। ठीक है, यानी कि नहीं इसको बोलते हैं, क्या इसमें लिखा होगा देखते हैं, इसको हम बोलते हैं मतलब ये जो ये इसका वैल्यू 1 होता है जर्मेनियम डायोड के लिए और 2 होता है सिलिकॉन डायोड के लिए। ठीक है, ईटा बोल सकते हैं उसको, QV अपान ईटा KT -1 होता है। तो ये डायोड का धारा वोल्टेज का समीकरण होता है। ठीक है ना, तो उसके बाद देखते हैं क्या दिया है, डायोड का स्थैतिक व गतिज प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों। स्थैतिक और गतिज प्रतिरोध देख सकते हैं यहाँ पे। स्थैतिक प्रतिरोध क्या होता है, इसको DC प्रतिरोध भी कहते हैं स्थैतिक प्रतिरोध को, और गतिज प्रतिरोध को क्या कहते हैं, AC प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है ना, तो स्थैतिक में क्या होता है, जब किसी डायोड में एक स्थिर धारा यानी कांस्टेंट DC करंट प्रवाहित होती है तब उसके प्रतिरोध को स्थैतिक वोल्टेज कहते हैं, इसलिए इसको हम DC प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर कांस्टेंट DC करंट फ्लो कर रही है तो जो उसमें प्रतिरोध होगा उसी को हम स्थैतिक प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है ना, और जब किसी डायोड में धारा का मान अपने औसत मान से परिवर्तित होता है तब जो है डायोड के वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन तथा धारा के सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को डायोड का गतिज प्रतिरोध कहते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा कि स्थैतिक प्रतिरोध का मान गतिज प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। स्थैतिक प्रतिरोध का मान गतिज प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हम और भी जो अगला जो बचा है दोस्तों वो सब इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आने वाले हम वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे मतलब मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा
दोस्तों अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ठीक है ना। मैं व्हाट्सअप नंबर 9889792600 पर आपको मैसेज करना है, बस हाय भेजिएगा दोस्तों। आपसे बस बोल दीजिए कि इसका PDF चाहिए, ठीक है ना, तो मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। मात्र 25 रुपये में दोस्तों लगेगा, ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अब पेपर के लिए भी बहुत ही कम ही टाइम बचा है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर लाइक करिए जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।